चैप्टर नंबर 12 हमने स्टार्ट किया था, विच इज़ रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। सेक्शन 154 से लेकर 176 इसमें टोटल सेक्शंस हैं जो कवर होते हैं। 154 बताता है कि कॉग्निजेबल केसेस अगर कोई हैं तो उनकी इंफॉर्मेशन किसे दी जाएगी, कैसे दी जाएगी और उसका क्या प्रोसेस रहेगा। सेक्शन 155 डील करता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, कि अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसकी इंफॉर्मेशन जब रिसीव होती है किसी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को, तो उसका क्या एक्शन रहेगा और क्या वो बिना ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन कर सकता है या नहीं। तो सीधी सी बात है, कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा सो विदाउट द ऑर्डर ही कैन प्रोसीड विद द इन्वेस्टिगेशन, बट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। सेक्शन 156 बताता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर के पास में इन्वेस्टिगेशन करने की पूरी पावर है विदाउट इवन द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। इसके बाद में सेक्शन 157 की अगर हम बात करें तो 157 बताता है प्रोसीजर क्या रहेगा उस इन्वेस्टिगेशन का। जो इन्वेस्टिगेशन की पावर है कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन करने की पुलिस ऑफिसर के पास में, तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा और फिर उस इन्वेस्टिगेशन की जो भी रिपोर्ट वगैरह होती है वो किस तरह से किससे सबमिट की जाएगी इस कंसर्न में। सेक्शन 158 की अगर हम बात करें, 158 बताता है वो रिपोर्ट किस तरह से सबमिट की जाएगी, हाउ द रिपोर्ट विल बी सबमिटेड। कौन सी रिपोर्ट? जो सेक्शन 157 में इन्वेस्टिगेशन की गई थी उसकी रिपोर्ट। आफ्टर दैट सेक्शन 159 बात करता है पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। ये इन्वेस्टिगेशन भी कर तो वही पुलिस ऑफिसर रहा है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर करता है और इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट करवाता है, बट ऑन द डायरेक्शन ऑफ मैजिस्ट्रेट हो रहा है। तो सेक्शन 159 में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की बात हो रही है। इनिशियल स्टेज की इंक्वायरी की अगर जरूरत है तो वो कंडक्ट करवा सकते हैं मैजिस्ट्रेट। जैसे ही उनके पास में कोई ऑफेंस की इंफॉर्मेशन आती है सो ही कैन ऑर्डर फॉर द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ऑल्सो। आफ्टर दैट सेक्शन 159 बताता है पावर टू होल्ड इन्वेस्ट, नहीं ये हो गया। सेक्शन 160 बताता है पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस। देखिए इन्वेस्टिगेशन के पर्पस से किसी विटनेस के से कोई डॉक्यूमेंट प्रिक्योर करना है या विटनेस के कोई बयान लेने हैं, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने हैं या जो भी हमें एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, उस पर्पस से पुलिस ऑफिसर के पास में भी पावर रहती है दैट ही कैन सिक्योर द अटेंडेंस ऑफ द विटनेस। पुलिस ऑफिसर विटनेस को बुला सकेगा अपने पास में फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। 160 तक हमने कल कंटिन्यू कवर कर लिया था, कंप्लीट कर दिया था। आज स्टार्ट करते हैं सेक्शन 161 से। जब 160 में पुलिस ऑफिसर के पास में पावर बताई थी विटनेस को बुलाने की, तो अब 161 में उसका एग्जामिनेशन होगा। किसका? विटनेस का। कौन करेगा? पुलिस ऑफिसर करेगा। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 161 को आप देखें क्या लिखा हुआ है। शुरू करते हैं हम लोग। एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर। आप लोगों को याद है इन्वेस्टिगेशन का मेन पर्पस होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। ये क्वेश्चन भी आता है प्रीलिम्स में, दैट इन्वेस्टिगेशन का क्या पर्पस रहता है। तो इन्वेस्टिगेशन का पर्पस होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। नाउ एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 12, or any police officer not below such rank as the state government may by general special order prescribe in this behalf। तो यहाँ पे कोई रैंक स्पेसिफाइड नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। एक्टिंग ऑन द रिक्विजिशन ऑफ सच ऑफिसर मे एग्जामाइन orally any person supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case। जिस पर्सन के पास में उस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर केस या उस पर्टिकुलर ऑफेंस से रिलेटेड कोई फैक्ट्स होने के और जो जिन सर्कमस्टांसेस में वो कमीशन ऑफ द क्राइम हुआ है, ऑफेंस कमिट हुआ है, उन सर्कमस्टांसेस की नॉलेज होगी या उन फैक्ट्स की नॉलेज होगी, ऐसे पर्सन को ओरली एग्जामिन किया जा सकता है। यहाँ वर्ड क्या लिखा हुआ है? मे एग्जामाइन ओरली, ओरल एग्जामिनेशन उसका किया जा सकता है। फर्दर आगे बढ़ते हैं। सच पर्सन शेल बाउंड, क्या वर्ड लिखा है? बाउंड। सच पर्सन शेल बाउंड टू आंसर ट्रूली ऑल क्वेश्चंस रिलेटिंग टू सच केस पुट टू हिम बाय सच ऑफिसर। तो
तो यहाँ पे आंसर करना या ना करना, दिस इज नॉट ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ दैट पर्सन और दैट विटनेस, ही शैल बी बाउंड टू आंसर। जो भी उसके पास में इंफॉर्मेशन है उन सारे इंफॉर्मेशन को बताना ये उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ही विल बी बाउंड जब उसको पूछा जाए तो। फर्दर आगे देखते हैं क्या लिखा है। अदर देन क्वेश्चंस द आंसर टू विच वुड हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपोज हिम टू अ क्रिमिनल चार्ज और टू पेनल्टी और फॉरफीचर। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करें आपके आगे क्या लिखा है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जिनका आंसर देने पर वो विटनेस खुद ही ऑफेंडर बन जाए। समझ रहे हैं सिचुएशन। मैंने टोटल 5 क्वेश्चन पूछे, उस 5 और सभी क्वेश्चंस का वो आंसर देने के लिए बाउंड है, लेकिन उन 5 में से एक क्वेश्चन ऐसा था, अगर उस क्वेश्चन का आंसर उस विटनेस ने दिया तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर, उस विटनेस के ऊपर क्रिमिनल चार्ज लग सकेगा या उसके ऊपर कोई फॉरफीचर के चार्ज लग सकेंगे, पेनल्टी लग सकेगी। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए वो बाउंड नहीं है। दोबारा से पढ़ रहा हूं मैं सबसेक्शन 2 को, इसको समझने की कोशिश करें। सच पर्सन दैट इज द विटनेस शैल बी बाउंड टू आंसर ट्रूली ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, बाउंड है। रिलेटिंग टू सच केस पुट टू हिम बाय सच ऑफिसर। ठीक है। अदर देन द क्वेश्चंस द आंसर्स टू विच वुड हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपोज। तो अदर देन द क्वेश्चंस, कौन से वाले क्वेश्चन है अदर देन? द आंसर्स टू विच, जिनके उत्तर ऐसे होंगे, विच वुड हैव अ टेंडेंसी, जिनकी ऐसी स्थिति रहेगी, टू एक्सपोज हिम टू अ क्रिमिनल चार्ज, जो उस विटनेस को ही क्रिमिनल चार्ज से में फंसा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए उसकी बाउंडेशन नहीं है, बाकी क्वेश्चंस का आंसर देना उसकी बाउंडेशन है। द पुलिस ऑफिसर मे रिड्यूस इनटू राइटिंग। ओरली पूछा था ना, तो जब ओरली पूछा था तो अब उनको लिखना तो पड़ेगा कि किसने क्या क्या बयान दिए हैं। reduce into writing any statement made to him in the course of an examination under this section, and if he all does so, he shall make a separate and true record of the statement of each such person whose statement is he records। तो बस उनको राइटिंग में नोट डाउन किया जाएगा। कौन राइटिंग में नोट डाउन करेगा? पुलिस ऑफिसर। provided that a statement under this subsection may also be recorded by audio video electronic means। तो अगर जरूरत हो, may वर्ड यूज किया है, shall यूज नहीं किया है। यहाँ पे क्या कहा है? may also be recorded। तो अगर जरूरत लगे तो इन्हें वीडियो रिकॉर्डिंग भी इनकी की जा सकती है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द स्टेटमेंट ऑफ अ वुमन। तो अब आप समझ ही रहे हैं कि आगे क्या लिखा हुआ मिलेगा। अगर कोई ऑफेंसेस अगेंस्ट द वुमन वाले हैं तो ऐसे में अगर किसी वुमन का इंटरोगेशन हो रहा है, किसी वुमन से एज ए विटनेस उससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सेक्शन 161 में, तो कोशिश ये रहेगी कि एक तो वो वुमन पुलिस ऑफिसर ही पूछे और दूसरा एज पर द कन्वीनियंट प्लेस उस पर। ठीक है, ये इसका 161 का है। तो एक बार नट शेल में मैं आपको याद रखने के लिए बता दूं, अगर ये पूछा जाए कि पुलिस ऑफिसर के पास में जो इन्वेस्टिगेशन होता है, पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के अंडर में जो विटनेसेस को एग्जामिन करता है वो कौन से सेक्शन में करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए सेक्शन 161 में। आई रिपीट, पुलिस ऑफिसर एग्जामिन द विटनेसेस अंडर सेक्शन 161। पावर तो 160 में दे रखी है, लेकिन 160 में एग्जामिनेशन की पावर नहीं है। सेक्शन 160 में उन्हें बुलाने की पावर है और सेक्शन 161 में उनके एग्जामिनेशन की पावर है। ठीक है, सेक्शन 162 देखते हैं क्या लिखता है। स्टेटमेंट्स टू पुलिस नॉट टू बी साइंड, यूज ऑफ स्टेटमेंट्स इन एविडेंस। ये जो स्टेटमेंट दिए गए, अब यहाँ पे कई बार कंट्रोवर्सी आ जाती है क्योंकि सेक्शन 154 में कॉग्निजेबल ऑफेंसेस से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन दी गई थी वो इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा था कि वो ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है, और अगर वो ओरल में होगी तो जो ऑफिसर इंचार्ज होता है पुलिस स्टेशन है वो दैट ही शैल रिड्यूस दैट इंफॉर्मेशन इन राइटिंग एंड will take the signature of the informant and will provide a copy of that information report to that informant free of cost। तो सेक्शन 154 में ये क्लियरली लिखा था कि जो इन्फॉर्मेंट है
उसके सिग्नेचर उस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के ऊपर होने ही चाहिए। आई रिपीट, सेक्शन 154 में जो एफआईआर दी गई है उस एफआईआर पे इंफॉर्मेंट के सिग्नेचर होना जरूरी है। लेकिन 162 में ये बोल रहा है कि जो स्टेटमेंट्स 161 में रिकॉर्ड हुए हैं, 161 में क्या रिकॉर्ड हुए, सेक्शन 161 में हमने स्टेटमेंट्स ऑफ द विटनेसेस रिकॉर्ड किए हैं। सेक्शन 162 में साफ साफ लिखा हुआ है, स्टेटमेंट्स टू द पुलिस नॉट टू बी साइंड। देखिए क्या लिखा है, नो स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन लिखा है, चाहे उसमें विटनेस भी हो सकता है, विक्टिम भी हो सकता है, अक्यूज्ड भी हो सकता है, टू अ पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन। अब आप कहेंगे कि सर कोई भी हो सकता है तो फिर तो इन्फॉर्मेंट को भी ले लो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ये क्या वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन लिख रहा है। वो एफआईआर जो थी वो इन्वेस्टिगेशन में नहीं थी, वो तो इन्वेस्टिगेशन से पहले थी, एफआईआर आने के बाद ही तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है। तो इसलिए इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन जो भी पर्सन से स्टेटमेंट लिए गए हैं उनकी ये बात कर रहा है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा है। Under this chapter, that is chapter number 12, shall, if reduced to writing, be signed by the person making it। ठीक है, तो अब यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना कि ये तो साइन करने के लिए बोल रहा है, नहीं, बिल्कुल साफ साफ मना बोल रहा है साइन करने के लिए। ये देखिए स्टार्टिंग ही उसने नो से की है, नो स्टेटमेंट मेड शैल बी साइंड, तो उसने साफ साफ स्टार्टिंग ही नो से की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिख रहा है, नॉर shall any such statement or any record thereof, whether in a police diary or otherwise, or any part of such statement or record, be used for any purpose save as hereinafter provided at any inquiry or trial। आई थिंक मोहिनी को उसका आंसर मिल गया होगा, यहाँ पे नहीं मिला हो तो मैं दोबारा से एक बार अंडरलाइन करता हूँ एक सेंटेंस। एक तो बात ये कि उस पर जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इन्वेस्टिगेशन के अंडर में, चाहे वो किसी भी पर्सन ने दिए हो, विक्टिम ने, एक्यूज ने या फिर विटनेस ने, उन्हें उसे साइन करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये जो स्टेटमेंट्स हैं, सच स्टेटमेंट्स नॉर सच स्टेटमेंट्स शैल बी यूज्ड एट इंक्वायरी और ट्रायल। तो इंक्वायरी और ट्रायल में भी उन स्टेटमेंट्स के का यूज नहीं किया जाएगा, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, नॉर शैल एनी सच स्टेटमेंट और एनी रिकॉर्ड देयर ऑफ शैल बी यूज्ड एट एनी इंक्वायरी और ट्रायल। ठीक है, ये रहा, शैल बी यूज्ड फॉर एनी पर्पज एट द इंक्वायरी और ट्रायल। तो मैजिस्ट्रेट के सामने उनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं ली जाएगी। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस अंडर इन्वेस्टिगेशन एट द टाइम व्हेन सच स्टेटमेंट वाज मेड, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइजो को देख लें, प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी विटनेस इज कॉल्ड फॉर द प्रोसिक्यूशन इन सच इंक्वायरी और ट्रायल। अब देखिए क्या लिखा है, विटनेस को बुलाया गया है और किस पर्पज से बुलाया है, फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल बुलाया है। तो अब तो समझ में आ रहा है कि कोर्ट में बुलाया गया होगा और मजिस्ट्रेट ने बुलाया गया होगा। हुज स्टेटमेंट हैज बीन, और ऐसे विटनेस को बुलाया जिसके स्टेटमेंट्स ऑलरेडी रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग एज अफोरसेड, जो ऊपर उसके ऑलरेडी 161 में बयान रिकॉर्ड कर लिए थे। एनी पार्ट ऑफ हिज स्टेटमेंट इफ ड्यूली प्रूव्ड मे बी यूज्ड बाय द अक्यूज्ड। तो अब यहाँ पे ये क्या बात लिखी है कि ऐसा पर्सन जब इंक्वायरी या फिर ट्रायल में बुलाया जाता है, कौन सा पर्सन, जिसने 161 के अपने बयान दिए थे और उसके वो जो बयान थे, उसके वो जो स्टेटमेंट्स थे वो प्रूव हो जाते हैं, फिर उनको यूज किया जा सकेगा। तो प्रूव हो जाते का क्या मतलब है कि जब वो मैजिस्ट्रेट के सामने आकर भी सेम बात बोलता है तो फिर वो ऑथेंटिफाइड हो जाएगा कि हाँ इसने पुलिस के सामने भी सेम स्टेटमेंट दिया था और यहाँ पे भी ये सेम बात बोल रहा है, तो अब उनको यूज किया जा सकेगा बाय द अक्यूज्ड एंड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट बाय द प्रोसिक्यूशन टू कॉन्ट्राडिक्ट such witness in the manner provided by section 145 of the Indian Evidence Act। तो हो सकता है कि अगर वो कुछ अपने बयानों को बदल दे तो फिर उनको कॉन्ट्राडिक्ट के लिए भी प्रूव किया जा सकता है। एंड व्हेन एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट इज सो यूज्ड, एनी पार्ट देयर ऑफ मे आल्सो बी यूज्ड इन द री एग्जामिनेशन ऑफ सच विटनेस। देखिए जो एग्जामिनेशन होता है ना मैजिस्ट्रेट के सामने, वो 3 स्टेजेस में होता है। सबसे पहला
ये इंडियन एविडेंस एक्ट में गिवन है। सबसे पहला एग्जामिनेशन इन चीफ, दूसरा क्रॉस एग्जामिनेशन, और तीसरा होता है री एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन इन चीफ कौन करता है? एग्जामिनेशन इन चीफ करता है जो उस विटनेस को लेके आया है वो। क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करता है? जो अपोजिट पार्टी है। और री एग्जामिनेशन अगेन अगर करना चाहे, जो विटनेस को लाया था वो री एग्जामिनेशन करना चाहे तो कर सकता है। तो वो यहाँ पे लिख रखा है, दैट इज एनी पार्ट देयर ऑफ मे ऑल्सो बी यूज इन द री एग्जामिनेशन ऑफ सच विटनेस। तो री एग्जामिनेशन करते समय उसका यूज किया जा सकता है। ये सीक्वेंस फिक्स होता है, सबसे पहला एग्जामिनेशन इन चीफ, उसके बाद में क्रॉस एग्जामिनेशन, और लास्टली री एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन बहुत रेयर चांसेस में ही करते हैं, अदरवाइज री एग्जामिनेशन नॉर्मली करते नहीं है, बट करना चाहे तो प्रोविजन दे रखा है। बट फॉर द पर्पज ओनली of explaining any matter referred to in cross examination। री एग्जामिनेशन में सिर्फ ऐसी बातों को पूछा या समझाया जाएगा जो क्रॉस एग्जामिनेशन में अगर कोई नई बात आई है तो उसको सपोर्ट या फिर कॉन्ट्राडिक्ट करने के पर्पज से। सबसेक्शन 2 देखते हैं। Nothing in this section shall be deemed to apply to any statement falling within the provisions of clause 1 of section 32 of Indian Evidence Act। चलिए जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में सबका आंसर चाहिए कि सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट किस चीज से डील करता है, और टू अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 27 ऑफ द एक्ट। चलिए बताइए जल्दी से, सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट किस चीज से डील करता है? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में आंसर चाहिए सबका। बैंक डिक्लेरेशन सर। जी ठीक है, पर आप अगर चैट बॉक्स में लिखते तो और ज़्यादा अच्छा रहता। खैर कोई बात नहीं, आंसर सभी के सही आ रहे हैं। लोपामुद्रा का बड़ा सही आंसर आया, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन दे रखा है, एन ओमिशन टू स्टेट अ फैक्ट और सर्कमस्टांस in the statement referred to in subsection 1 may amount to contradiction if the same appears to the significant or otherwise relevant having regard to the context in which such omission occurs and whether any omission amounts to the contradictions in a particular context shall be caution of fact। तो अब यहाँ पे बात मेन इतनी आ रही है कि 161 में उसने कुछ स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए हैं, और 162 के सबसेक्शन 1 में उसको लिखा है कि भाई उसे कहीं पे भी कुछ सिग्नेचर वगैरह करने की ज़रूरत है नहीं। जब मैजिस्ट्रेट के सामने इंक्वायरी और ट्रायल में वो आता है तब वहाँ पे वो स्टेटमेंट दोबारा दे सकता है। जब वो दोबारा स्टेटमेंट देता है तो वहाँ पे वो स्टेटमेंट या तो प्रीवियस वाले स्टेटमेंट्स को सपोर्ट करेंगे या फिर उनको कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। और अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं तो ठीक है, उस जो विटनेस है, विटनेस की क्रेडिबिलिटी पे शक नहीं किया जाएगा, बिकॉज ये माना जाता है कि जो मैजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वही ज़्यादा ऑथेंटिफाइड है। और फिर आता है सेक्शन 163, नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड। क्या करें, 163 कंटिन्यू करें? कर लेते हैं, 163 तो कर ही लेते हैं ना। सेक्शन 163 कह रहा है किसी तरह का इंड्यूसमेंट नहीं दिया जाना चाहिए, किसी तरह का प्रलोभन नहीं होना चाहिए। नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड, कोई लालच कोई प्रलोभन नहीं दिया जाना चाहिए। नो पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन इन अथॉरिटी। तो पुलिस ऑफिसर तो हम जानते हैं कौन होता है। अदर पर्सन इन अथॉरिटी में बता देता हूँ। अदर पर्सन इन अथॉरिटी में ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट आ जाते हैं। भाई जो उस कोर्ट में जो रीडर बैठा है, जो बाबू बैठा है, क्लर्क है, अदर कोई जो टाइपिस्ट स्टेनो वगैरह है, वो सब पर्सन इन अथॉरिटी आ जाते हैं। जो भी अदर देन जज, वो वहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं वो सब पर्सन इन अथॉरिटी आ जाते हैं। सो नो पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन इन अथॉरिटी शैल ऑफर और मेक और कॉज टू बी ऑफर्ड। तो ना तो वो खुद ऐसा कुछ कहेंगे या करेंगे, ना ही किसी और को कहने या करने देंगे। एनी सच इंड्यूसमेंट, किसी तरह का प्रलोभन, थ्रेट और प्रॉमिस, 3 वर्ड आए हैं। ना तो उस विटनेस को किसी तरह का प्रलोभन दिया जाए, ना ही किसी तरह की धमकी दी जाए, और ना ही किसी तरह का वायदा किया जाए। किस तरह का वायदा? कि भाई आप है ना इस तरह का स्टेटमेंट दे दो, हम आपको छोड़ देंगे। ऐसा कोई वादा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई पावर किसी मजिस्ट्रेट के पास में नहीं होता है। एज इन मेंशन इन सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट।
सेक्शन 24 में क्या पढ़ा था, जल्दी से मेंशन करो जल्दी से चैट बॉक्स में। सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या बता रखा है? सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट किस चीज से डील करता है? सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, वन वर्ड आंसर चाहिए मुझे, लंबा चौड़ा नीचे, वन वर्ड आंसर चाहिए, किस चीज से डील करता है? एक का भी आंसर नहीं आ रहा। अरे इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ाया है मैंने आप लोगों को, सेम। हाँ, ये विधिका का आंसर सही है। और किस किस के आए हैं? सेम तो नहीं समझ में आया मुझे, सेम क्या लिखा आपने? यही कि किसी को कोई, नहीं नहीं नहीं, अच्छा आप उसी चीज को बोल रहे हैं। नहीं, मैंने कहा था वन वर्ड आंसर चाहिए, तो वन वर्ड आंसर का मेरा मतलब वही था कि कन्फेशन वर्ड से डील करता है ना, कन्फेशन से डील करता है। फिर वो कन्फेशन किस तरह का होना चाहिए, किस तरह का नहीं होना चाहिए, वो चीज़ें, वो सब डिटेल मैं समझ रहा हूँ कि वो आप लोग इन 3 वर्ड्स के ऊपर चले गए, इंड्यूसमेंट, थ्रेट एंड प्रॉमिस पे। बट मैं बस ये देखना चाह रहा था कि आप लोगों को रिकलेक्ट हो पाता है कि नहीं कि सेक्शन 24 कन्फेशन से डील करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट नो पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन शैल प्रिवेंट बाय एनी कॉशन or otherwise any person from making in the course of any investigation under this chapter any statement which he may be disposed to make of his own free will। तो इन्वेस्टिगेशन की ड्यूरिंग कोई पुलिस ऑफिसर उसकी फ्री विल से अगर कोई बात उसको कहलवाता है, कहता है, तो उसमें उसको इंड्यूसमेंट नहीं माना जाएगा। मतलब इसको सिंपली कहा जाए कि भाई आप देखो सच सच बोल दो सारी बातें, आप, हम कोशिश करेंगे भी आपकी सज़ा वगैरह कम हो जाए, कर जाए, या सज़ा की बात ना कहा जाए, मैं देखो आप सब सच सच बोलोगे तो है ना, कम से कम आपने यहाँ पे तो गुनाह कर ही दिया है, ईश्वर के अदालत में आपको सज़ा नहीं मिलेगी, तो आप सच सच बोल दो। तो ऐसी बातें कहना वो किसी तरह का इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस में नहीं आएगा, है ना। तो वो चीज़ लिखी है इसके प्रोवाइजो में। और प्रोवाइडेड दैट nothing in this subsection shall affect the provisions of subsection 4 of section 164। चलिए हमारा आज तक का यहीं तक का है। और सेक्शन 164 में क्या है वो आपको सामने स्टेटमेंट हेडिंग दिख ही रही होगी, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स। कहाँ पर? मैजिस्ट्रेट के सामने। कन्फेशन और स्टेटमेंट्स मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किए जाना। और ये 164 हमने पहले भी पढ़ा था, मैंने उस समय भी बताया था कि कब पढ़ा था कि 154 के जो एफआईआर रिकॉर्ड हो रही थी वो तो पुलिस ने की थी, और फिर अगर किसी विक्टिम के कोई स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाने हैं तो हमने पढ़ा था ना कि मैजिस्ट्रेट वहाँ हॉस्पिटल में भी जाके रिकॉर्ड करेगा, एज सुन एज पॉसिबल करेगा। तो वो 164 वाला सेक्शन है जिसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज जो सेक्शंस हमने पढ़े हैं पर्टिकुलरली सेक्शन 161, 162 एंड 163, इन तीनों से रिलेटेड या इनसे पहले वाले किसी सेक्शन से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।